अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, एक और बुध का रोज़, एक और सलूट रूहान शम्स ये ज़िंदगी प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान एक मतलब फिर आपके पेश खिदमत है। आपके सामने इस चैनल के ज़रिए से आपके घरों के अंदर मेहमान एक मतलब फिर आज हम का 1 घंटे के लिए बोलने के लिए, हंसने के लिए, कहकों के लिए, कुछ गमों के लिए, कुछ खुशियों के लिए, कुछ बातों के लिए, कुछ पर्सनैलिटीज़ के लिए, कुछ दोस्तों के लिए, कुछ कहावतों के लिए और कुछ किस्सों के लिए। ये तमाम चीज़ें जैसे कि मैं हमेशा कहा करता हूँ कि इंसान की ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ़ जितने रंग अल्लाह ताला ने बनाए हैं ये तमाम के तमाम मिल के हैं जो हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। जहाँ गम ना हो वहाँ पे खुशी की शायद कोई कदर ना करे, जहाँ पे बीमारियाँ ना हो वहाँ सेहत की और तंदुरुस्ती की कोई नेमत को इसको गर्दानने को तैयार ही ना हो, उसकी कोशिश ही ना करें। यही हमारी ज़िंदगी के रंग। नाज़रीन किराम, अमीर खुसरो एक बड़े मशहूर बर सग़ीर एक पाक हिंद के एक शायर गुज़रे हैं जिन्होंने कई गज़लें कही हैं, कई कवालियों के अंदर उनका नाम आप सुना करते हैं, कई आरिफाना कलाम उनकी तरफ निस्बत करके पढ़ा जाता है। उनका एक कलाम है छाप तिलक कि जिसके अंदर तस्करा होता है कि एक जो शख्स है या एक जैसे आप कह लें किसी भी सूरत के अंदर शायर का जो एक इमेजिनेशन होती है वो एक कुएं की तरफ चलती हुई चली जा रही है और रास्ते के अंदर उसे कोई नज़र आता है कि जिससे उसका जो मटका होता है पानी का भरा हुआ वो गिर जाता है और वो अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात के ऊपर रोना शुरू कर देती है। उसी के अंदर अमीर खुसरो एक वाक़े का तस्करा करते हैं कि जो कि इंतहाई एक इंटरेस्टिंग वाक़या है। वो कहते हैं कि एक शख्स जो है वो एक लैला साहिबा की इश्क मजाजी के इश्क के अंदर मुब्तला होता है और बेधर सरोपा जिसे कहते हैं एक पूरा सहरा है उसके अंदर चलता चला जा रहा होता है। उसी सहरा के अंदर एक शख्स बड़े ही खुशू और खुजू के साथ खड़ा हुआ अपने रब के हुजूर नमाज अदा कर रहा होता है। ये जो मजनू साहब होते हैं इनको नमाजी की क्या फ़िक्र, इनको तो लैला ही लैला लगी है। ये सामने से उसके नमाजी के गुजर के चले जाते हैं। नमाजी जब नमाज़ ख़त्म करते हैं तो जाके इनका गला पकड़ लेता है, कहते हैं भाई तुमने मेरी नमाज़ ख़राब कर दी, मेरे सामने से ऐसे कैसे गुजर गए कि मेरी पूरी नमाज़ मेरे रब के लिए जो थी वो ख़राब हो गई। और मजनू का वो जवाब अमीर खुसरो बड़ा आला उसके अंदर तहरीर करते हैं कि ऐसी नमाज का ही क्या फ़ायदा कि जिसके अंदर इंसान अपना ध्यान खो ना दे, कि जब आप इश्क अल्लाह ताला से करने का सोचें और इस ज़मीन के ऊपर ही रहें तो ऐसी नमाज का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। हमारी ज़िंदगियों के अंदर हमारे दिमागों के अंदर जो ये सॉफ्टवेयर लगा हुआ है छोटा सा जो हर वक्त इधर सोचता रहता है उधर सोचता रहता है, इसको फोकस करके एक चीज़ की तरफ अगर आप माइल कर लें, एक चीज़ को हासिल करना अपना मिशन बना लें, मकसद बना लें, मकसद हयात बना लें, ऑब्जेक्टिव बना लें, तो यकीन जानिए कि तमाम दुनिया के अवामिल मिल के उसको हासिल करने के लिए आपकी मदद करेंगे। यही वो कॉन्सेप्ट है फोकस का जिसको हम पढ़ते हैं, समझते हैं और सीखते रहते हैं। लेकिन इस फोकस से हट के, इन तमाम चीज़ों को भुला के आज मेरे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं कि जिनके तारुफ़ का जब मैं सोच रहा था तो मैं सोच रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, इनको एक तरफ से तारुफ़ हो या दूसरी तरफ से तारुफ़ हो, कुछ इनको मैं मुसन्निफ़ कहूँ या इनको वकील कहूँ, कोई सोशल रहनुमा कहूँ या इनको खिलाड़ी कहूँ, ऐसे मुख्तलिफ़ अनवा व अक़साम के इनके शोबजात से इनसे मुंसलिक हैं। इनकी वजह तस्मिया भी है और वजह शोहरत भी है कि इनका तारुफ़ सिर्फ इसीलिए इसी वजह से और यही कराया जा सकता है कि मेरे साथ राजा ज़ीशान साहब आज मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैम परफेक्टली ऑलराइट। आप क्या हाल चाल है? आपकी दुआएं बिल्कुल ठीक ठाक। देखें आप मुसन्निफ़ भी हैं, आप कंपेयर और प्रेजेंटर भी हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, आप वकील भी हैं, ह्यूमन राइट्स लॉयर भी हैं। रह क्या गया, कुछ छोड़ा है आपने या सब कर दिया इस बार? नहीं, आई थिंक बेसिकली लाइफ में इंसान के बहुत सारे गोल्स होते हैं, लेकिन आपकी कोई एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आप अपना स्किल कहते हैं। सही। तो लाइक ऑफ कोर्स लाइक जिस पेशे से मैं मुंसलिक हूँ वकालत के, ये तो मेरा मेन है, और बाकी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं, और ये चीज़ें बिल्कुल शौक की जो चीज़ें हैं ये भी साथ साथ चलती रहती हैं। साथ चलती रहती हैं। लेकिन राजा साहब इसका आगाज़ कहाँ से होता है? मैं आपको पढ़ रहा था राजा साहब की खुसूसियत ये है नाज़रीन कराम कि 16 साल की उम्र के अंदर पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट के ऊपर इंसाइक्लोपीडिया जो पहली बार शाया किया गया 1999 के अंदर, अगर मैं गलत नहीं हूँ, सदर फारूक लगारी साहब, अब्दुल कदीर खान साहब, जस्टिस हमारे वसीम अली शाह साहब, सज्जाद अली शाह साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब जो ज़माने के अंदर वो आपको इनाम दे रहे हैं कि 16 साल की उम्र के अंदर पाकिस्तानी क्रिकेट के ऊपर इंसाइक्लोपीडिया लिखने वाले जो शख्सियत हैं वो राजा ज़ीशान साहब थे। ये कहाँ से आइडिया आया आपको? मतलब आपने सोचा एक रात सो के उठ के अब इंसाइक्लोपीडिया लिखना है मुझे? दैट वाज बेसिकली स्टार्टेड इन 1992 जब 92 का वर्ल्ड कप था, फाइनल था, 8-9 साल की उम्र थी एग्जैक्टली, और वो पहला मैच था, खैर वो पाकिस्तान जीता। कुछ इतना पता नहीं था कि चल क्या रहा है, बट सारे कज़न्स इकट्ठे हुए थे, रिलेटिव्स थे सारे, बस उतालियाँ मारे थे, पाकिस्तान जीत गया। तो देन आई गॉट द इंस्पिरेशन कि ये एक गेम है और काफ़ी लाइक, और उसके बाद जो आवाम का रद्द-ए-अमल था वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान में, यकीनन वो भी बहुत लोग जो है वो तारीफ़ कर रहे थे और ये वो सारा। तो बहरहाल स्कूल लेवल पे क्रिकेट भी खेली, और देन मैट्रिक एग्ज़ाम्स के बाद 99 के बाद
व्हेन आई ज्वाइन ब्रिटिश काउंसिल, वहाँ से कुछ मैं कोर्सेज कर रहा था। उनकी लाइब्रेरी जो है वो आपको भी पता होगा कि काफ़ी बड़ी है, बहुत रिसर्च करने के वहाँ पे बहुत सारे मौके होते हैं। अब जो लिखने का सिलसिला है वो इस तरह से शुरू हुआ, चूँकि क्रिकेट का शौक तो बहुत था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्रिकेट में आपको टाइम बहुत देना पड़ता है, तो ऑफकोर्स जो स्टडीज़ हैं वो भी आपको देखनी पड़ती हैं साथ में। अब उसके बाद दरमियान में जो लिखने की एक सिलसिला है वो यहाँ से शुरू हुआ कि मेरे फादर ने बेसिकली एक मंथली क्रिकेटर के नाम से मैगजीन एक आता था, उसका काफ़ी लाहौर से उन्होंने वो लगवा दिया कि चलो तुम्हें क्रिकेट का शौक है, ज़रा देखते भी रहो, पढ़ते भी रहो। और वो फिर ऐसा शौक हुआ कि क्रिकेट देखने से ज़्यादा क्रिकेट पढ़ने का मज़ा जो है वो ज़्यादा आता था, वो जिस तरीके से लिखा होता था सारा, कहानियाँ जैसे एग्जैक्टली शॉर्ट्स की डिस्क्रिप्शंस होती हैं। एब्सोल्युटली। तो बस उसके बाद रिसर्च शुरू की। एक आइडिया ये था कि मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए इतना टाइम देना क्रिकेट को, यू नो, और उसके लिए लेकिन आपको टाइम के साथ साथ मेहनत बहुत दरकार होती है, और आप बाकी जो चीज़ें हैं वो नहीं कर सकते साथ में। एक्स्ट्रा करिकुलर का या लाइक शौक था, तकरीरें जो है वो बचपन में करता रहता था, और जब उसके साथ ये सिलसिला शुरू हुआ लिखने का, और कुछ मैगजीन्स के लिए लिखना शुरू किया, मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर, मैगजीन्स के लिए, न्यूज़पेपर्स के लिए, और देन आई केम टू द आइडिया कि मुझे एक बुक लिखनी चाहिए जिसमें ये सारी चीज़ें हो। और उन वक्तों में आपको पता है रिसर्च करना जो है वो इतना आसान नहीं था जितना आप, गूगल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो फिर तो सब फेल होते होंगे वैसे रिसर्च के अंदर। गूगल के बगैर लाइब्रेरीज में जाके सारा वो रिसर्च किया, और उसके बाद देन यू नो जो वो बुक पब्लिश हुई और जो रिस्पांस था उसके बाद, दैट वाज क्वाइट ऑसम, लाइक काफ़ी अच्छा महसूस हुआ कि वो भी कई हमारे साथ, मेरे ख्याल में तस्वीरें भी हमारे पास मौजूद हैं जो हम चलाते रहेंगे। आपकी सरफराज नवाब साहब के साथ मैं देख रहा था। एग्जैक्टली, वो एक क्रिकेट का ट्रेनिंग कैंप था, एक मुकामी अखबार की तरफ से करवाया गया था, तो मुझे भी लाइक वहाँ पे मौका मिला जाने के लिए। सलमान भट्ट साहब के साथ आप बैठे हुए जी, ये बाद में हम बात करेंगे, ये रेडियो मैंने ज्वाइन किया, उसके बाद एक और शो भी है ना आपके साथ, उसके अंदर ये देंगे सरफराज नवाज साहब के साथ। ये आप ही हैं वैसे? लग तो मैं ही रहा हूँ। अच्छा, आप लग रहे हैं, चलें मान लेते हैं, आपने कहा हमने मान लिया, चलें कोई मसला नहीं है। लेकिन साहब, ये किताबें जो पढ़ने के शौक़ से लिखने का शौक़ होता है, ये आप बता रहे थे कि वालिद साहब की आपको थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन थी कि उन्होंने मंथली क्रिकेटर का शो, जो एक आर्टिकल उसका मैगजीन निकालना शुरू किया। कहाँ से इतनी एनर्जी जमा हो जाती थी उस एज के अंदर? मैं तो 16 साल के अंदर मेरे ख्याल में सोता रहता था शायद पूरा दिन। 16 साल में इतनी एनर्जी कहाँ से आई? आई थिंक आपकी जो फैमिली होती है उसकी बेसिकली हौसला अफजाई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और मैं समझता हूँ मैं बहुत खुश नसीब हूँ, लेकिन हम सब बहुत खुश नसीब हैं कि जब ने वालिदैन की सरपरस्ती हासिल होती है। मेरे वालिद ने, मेरी वालदा ने, वो मेरे साथ हमेशा बहुत फ्रेंडली रहे। मेरे बहन भाई, मैं सबसे बड़ा हूँ बहन भाइयों में, और मैं बहुत क्लोज़ हूँ सबके, सब मेरे जो हैं वो बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। तो मेरे फादर ने हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट किया है, कुछ भी मैं करना चाहूँ उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे कोई भी चीज़ हो। लेकिन ही इज़ माई रोल मॉडल, उनको मैं बचपन से देखता था, बिकॉज लाइक अब लॉ की फील्ड में उनका माशाल्लाह एक बहुत बड़ा नाम है, तो उनको मैं लाइक फॉलो करता था हमेशा से बचपन से। तो उन्होंने मुझे बहुत फ्री हैंड दिया हुआ था कि कुछ भी मैं करूं, वो कहते थे कि यू जस्ट हैव टू कंसंट्रेट, मुकम्मल पैशन के साथ करो और कुछ भी करो। तो उसके अलावा जी फोकस। तो उसके बाद चूँकि स्कूल की जो बज़्म अदब कमेटी होती थी, तो वहाँ पर भी तकरीरें करने का काफ़ी शौक़ था बचपन से, और अक्सर तो ये होता था कि अगर कहीं पे मार पड़नी हो तो ये कह के जान छूट जाती थी, चलो तुम लास्ट में तकरीर करके सुना देना, बाहर नहीं पड़ेगी एक आध वाक़या। आपके स्टाइल में जनाब सदर वाला एग्जैक्टली काफ़ी ऐसा था जी, काफ़ी ऐसा था। ये राज साहब, ये कुछ क्रिकेट करते, कुछ लिखते लिखाते, और एकदम जो है ये वकालत के अंदर छलांग, ये कैसे छलांग लगी? क्योंकि असल मेरा जो पेशा है वो यही था, और बचपन से मैंने सोच लिया हुआ था कि वकील जी, बचपन से मैं वकील बना है। मेरे फादर जिस तरह से गाउन पहनते थे, मैं उनका गाउन जो है जब 5-6 साल की उम्र से मैंने पहनता था, शौकिया। तो मुझे बहुत शौक़ था बचपन से, खुद से बहुत शौक़ था वकील बनने का, लाइक रिसर्च इस हवाले से मुख्तलिफ करता रहता था। और आई थिंक जो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जब होती हैं, वो जब डायरेक्टली अटैच होती हैं आपके असल प्रोफेशन के साथ, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होता है। जैसे अगर होस्टिंग की है रेडियो पे, टीवी पे, और इन चीज़ों का अल्टीमेटली, या इवन रिसर्च की है किताब के लिए भी, अल्टीमेटली इन चीज़ों का रोल प्रोफेशन में भी होता है। तो जी, और ये पेशा भी चूँकि ऐसा है, यकीनन उस हवाले से काफ़ी मदद भी मुझे मिली। और मेरे फादर जो हैं उनकी लाइक ही वाज वर्किंग, लाइक एक वो चलाते थे एक जेल रिफॉर्म्स कमेटी के नाम से,
सही जी, जेल रिफॉर्म्स कमेटी। क्या कॉन्सेप्ट है? ये कमेटी पाकिस्तान के अंदर जेल जाते थे क्या? जी, मैं बिल्कुल उनके साथ विजिट में, मैंने नहीं कहा इनके वाले से आप जेल नहीं जाते थे, लेकिन मदद करने जाते थे। जी, वो एक बाकायदा कमेटी थी जो लाइक वो ये देखती थी कमेटी के बहुत सारे ऐसे कैदी जो कि जेलों में बेगुनाह हैं या जिनको ऐसे जाली मुकदमात में फंसाया गया होता है या कुछ छोटे मुकदमात होते हैं और उनका फैसला नहीं हो पा रहा होता है, वो कमेटी बेसिकली उनको असिस्ट करती थी ऐसे कैदियों को। उसमें आसमा जहांगीर और इस तरह से और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो शामिल थे। आपके वालिद साहब जो है वो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जी, माय फादर राजा अब्दुल रहमान वाज द डिप्टी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, पूरे जो पाकिस्तान में अटॉर्नी जनरल के बाद सेकंड पोस्ट है वहाँ पे। सही जी, तो उन्हीं के तहत ये पूरी रिफॉर्म कमेटी चल रही थी। जी, ये लाहौर हाई कोर्ट ने बेसिकली बनाई थी और अभी भी ये कमेटी काम करती है। अच्छा। जी, और लाइक आई वाज द पार्ट ऑफ इट मींस के उनको लाइक असिस्ट करता था, विजिट करता था, साथ जाता था, देखता था। तो यू नो दैट वाज द मेन इंस्पिरेशन बेसिकली। पाकिस्तानी जेल्स के बारे में कॉन्सेप्ट जो एक यहाँ के जेल से अगर हम कंपैरिजन करें तो मेरे ख्याल में कोई मुआवजा तो है ही नहीं। वहाँ के जो जेल्स के हालात हैं, जो एक समझें कि कैदियों को इंसाफ तक रसाई है या कुछ है, बहुत बुरे हालात हैं मेरे ख्याल में। कोई आई थिंक बहुत फ़र्क है, आई थिंक काफ़ी फ़र्क है। अच्छा। क्योंकि मैं एक रिपोर्ट भी मैंने तैयार की है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के नाम से, जिस पर आजकल मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा। और ये कुछ मेरे एक प्लान्स में है, जब मैं पाकिस्तान जाऊँगा नेक्स्ट टाइम तो मैं अथॉरिटीज़ से मैं राब्ते में हूँ और इस पर यकीनन काम मज़ीद वहाँ पर भी आगे करेंगे। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली JJSO, जिसे जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस बोलते हैं 2000 का पाकिस्तान में, वो कानून तो आ गया जिसमें 15 सेक्शंस जो हैं वो मौजूद थे, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अभी तक नहीं हुई है, विच इज़ वेरी मच अनफॉर्चुनेट। क्योंकि जो जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स होते हैं या के जो यंग ऑफेंडर्स होते हैं, यकीनन आप को उनको सरपरस्ती जो है वो इस तरह से देनी पड़ती है कि क्योंकि वो कच्चे दिमाग होते हैं। अगर आप उनको एक डायरेक्शन अच्छे तरीके से देते हैं, वो बाहर आते हैं, वो अच्छे शहरी बनने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मेरा इत्तफाक हुआ मुझे जाने का, जहाँ मोहम्मद आमिर पाकिस्तान के फास्ट बॉलर थे। जी जी जी, जिस कोर्ट में, जी वहाँ पे, तो वहाँ जाने का इत्तफाक हुआ। एंड दैट इज़ एंटायरली डिफरेंट। वो जिस तरह से एक कंस्ट्रक्टिव एक एटमॉस्फेयर देते हैं, तो बहुत यकीनन ये फ़र्क, ये चीज़ें जो हैं बाद में डालती हैं। तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अभी तक जुवेनाइल कोर्ट्स जो हैं वो नहीं है, इसके बावजूद कि हमारे पास वहाँ पे कानून मौजूद है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उसकी नहीं है। तो उसके हवाले से मैं काम कर रहा हूँ और इंशाल्लाह होपफुली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कंटिन्यू दैट इन अच्छे फल उसके नज़र आए कुछ हालात के अंदर। हमारे प्रोग्राम में सवाल ज़रूर शामिल होता है। इससे पहले कि मैं आज का सवाल जो है भूल जाऊँ, आपके स्क्रीन के ऊपर हम दिखाएंगे कि हमारे प्रोग्राम के अंदर जो आज का सवाल है, जैसे कि हमेशा से प्रोग्राम की रीत होती है, आपको प्रोग्राम के अंदर एक तस्वीर दिखाएंगे हम। तस्वीर पे आपको बताना होगा कहाँ की तस्वीर है। आइए देखते हैं। राजा साहब ने घूर के देख लिया और समझ गए हैं कहाँ की तस्वीर है, लेकिन बताएंगे नहीं अभी। आखिर में प्रोग्राम के हम बताएंगे। नाज़रीन किराम, जैसे कि प्रोग्राम की हमारी रिवायत है, आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई जा रही है एक तस्वीर। अब मेरी तस्वीर है, इससे पहले वाली जो तस्वीर थी, मेरा जवाब दे के आप कुछ नहीं जीत सकते यहाँ पे। लेकिन जो दूसरी तस्वीर आपको दिखाई गई थी, ये इतनी हिंट मेरे ख्याल में दे देते हैं कि कराची के अंदर एक इमारत की ये तस्वीर थी, एक मस्जिद की तस्वीर थी। मेरे ख्याल में गुम्बद से ये बड़ा वाज़ेह हो चुका होगा कि कराची की एक मस्जिद की तस्वीर है। आपसे सवाल मेरा और हमारे इस प्रोग्राम का यही है कि आप बताएंगे हमें कि कराची में कौन सी मस्जिद है, इस मस्जिद का नाम क्या है, ये मस्जिद कहाँ पे वाक़ है। अगर इसका सन तामीर आपको मालूम हो, इसके जो आर्किटेक्ट थे या डिज़ाइनर्स थे उनमें से किसी का नाम मालूम हो, या इसके बारे में कोई भी और मालूमात हो, तो जैसा कि हमेशा से रिवायत है, मेरी गुजारिश होती है कि आप कॉल्स करके, फेसबुक के ज़रिए से, ईमेल्स के ज़रिए से, या हमारी वेबसाइट islamchannelurdu.tv के ऊपर जाके जवाब दे सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि ये जो तस्वीर हम आज के सवाल के तौर के ऊपर आपको दिखा रहे हैं, ये कहाँ पे है और इसका नाम क्या है। राजा साहब, ये तो वैसे आसान सवाल है, हम लोग बूझ लेंगे। मैं एग्जैक्टली आई थिंक लास्ट में पता चल जाना चाहिए, आखिर में किसी ना किसी को तो पता होना चाहिए इसके बारे में। लेकिन राजा साहब, ये कुछ जुडिशल रिफॉर्म्स कमेटी के साथ आप काम करते रहे, कुछ आपने वहाँ पे वकालत के अंदर कदम रखना शुरू किया, तो प्रोफेशनल तालीम फिर नेचुरल प्रोग्रेशन था? आपने सोचा कि अब पढ़ना ही पढ़ना है और लग जाना इसी काम के अंदर, या अब्बा ने कहा कि वकील बन जाओ चलो? नहीं, बिल्कुल प्रेशर नहीं था घर से। और आई थिंक आपकी खुद मोटिवेशन होती है जब आप इन्वॉल्व अपने आप को कर लेते हैं किसी चीज़ में, अदर देन योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। क्योंकि जब मैंने लीगल प्रोफेशन ज्वाइन किया, उससे पहले मैं ये सारे काम कर चुका हुआ था। मैं बुक लिख चुका हुआ था, मैं रेडियो में काम कर चुका था, टीवी पे काम कर चुका था। और जब मैं प्रोफेशन में आया अपने LLB कंप्लीट करने के बाद, देन आई डिसाइडेड कि अब मुझे फोकस अपने प्रोफेशन में ही करना है। क्योंकि आपकी पहचान जो है वो यकीनन आपका प्रोफेशन ही होती है। एग्जैक्टली कोई एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। और तो वो आपके लिए वकालत थी? जी, वो मेरे लिए टीवी और रेडियो, ये कहाँ से, ये जो तस्वीरें आपकी रेडियो उसके अंदर खड़े हुए हैं आप और सलमान
बट के साथ बैठे हुए हैं और ये मुख्तलिफ, ये बीच में कहाँ से आ गया एकदम? आई मीन एक डिबेट्स का शौक़ बहुत था बचपन से, स्कूल लेवल पे, और फिर लाइक इसी तरह से करते करते रेडियो में लाइक पहुंच गए। वहाँ पे रेडियो पाकिस्तान का चैनल FM 101, वहाँ पे काफ़ी काम किया मैंने। सही। और उसके बाद पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ के लिए 2007 और 2008 में पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ के लिए काम किया। वहाँ पे उन वक्तों में इलेक्शंस जो हैं वो हो रहे थे पाकिस्तान में, और इलेक्शंस को कवर किया। और आई थिंक लर्निंग का ये एक ऐसा प्रोसेस होता है कि आप हर दिन बहुत कुछ लर्न करते हैं, और लर्न बहुत किया है इन चीज़ों से, और अल्टीमेटली आपको फ़ायदा ये होता है कि जब आप की बेस स्ट्रांग हो जाती है और जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो यकीनन उसका फिर फ़ायदा जो नज़र आना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब अपने मास्टर डिग्री के बाद 2010 में जो मैंने अपनी LLM इंटरनेशनल बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ किया, उसके बाद मेरा ज़हन में प्लान था कि मुझे अपनी जो रिसर्च है इसको आगे एक्सपैंड करना है। देन आई केम अप विद द आइडिया, क्योंकि मेरा जो थीसिस जैसे मैं आपको बता रहा था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम इस पर गुफ्तगू कर भी रहे थे कि आपने जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिहाज से ह्यूमन राइट्स के कनेक्शन के हिसाब से सोचा कि आपका जो ओवरऑल जो स्टडीज़ थी उससे थोड़ा हट के था। आप इंटरनेशनल लॉ के अंदर पढ़ रहे थे, कमर्शियल के अंदर, इंटरनेशनल बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ, लेकिन ये एक सब्जेक्ट ऐसा था कि जो हमारे कोर्स वर्क में ज़रूर शामिल था, जो जिसे मैं पहले पढ़ भी चुका था, पाकिस्तान में भी चूँकि इस हवाले से एक्सपीरियंस काफ़ी था। तो उन वक्तों में लाइक ये बात हो रही थी, विकीलीक्स के डिस्क्लोजर के हवाले से बात हो रही थी। तो देन यू नो आई केम अप विद द आइडिया कि ओके ठीक है, जो डिस्क्लोजर हुआ है विकीलीक्स की जानिब से, अब देखना यह है कि क्या वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की वायलेशन तो नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन की, राइट ऑफ प्राइवेसी की, और लॉ ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी की। तो उस हवाले से लाइक इस पे रिसर्च है ये मेरी, जिसमें इसके 5 चैप्टर्स जो हैं वो शामिल हैं इस बुक में, जिसमें इंट्रोडक्शन के अलावा सेकंड चैप्टर में मतलब एक्सप्लेन किया गया है कि इसकी हिस्ट्री क्या है, इन तमाम फंडामेंटल राइट्स की, विकीलीक्स क्या है, और एंड में जो सजेशंस हैं वो इस हवाले से दी गई हैं। कई हुकूमतें हिला दी वैसे विकीलीक्स ने, तो इधर एग्जैक्टली आई मीन 2006 में जब वेबसाइट ये रजिस्टर्ड हुई है, तो इनका एम ही ये था कि ये बेसिकली आर्टिकल 19 जो कि इंटरनेशनल लॉ का है, उसको, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड है, उसको ये आगे लेकर चलेंगे। और जब से आई मीन इन्होंने स्टार्ट किया है अपने जो इंकशाफात, मैं कहूँगा कि जिस तरह से आए हैं सामने से, सारी हुकूमतें यकीनन बहुत फ़र्क पड़ा है। बल्कि अमेरिका में तो यहाँ तक बात पहुँच गई कि उनका एक स्पाइनेज एक्ट है 1917 का, तो उनके बहुत सारे सेनेटर्स जो हैं यू नो वो ये कह रहे थे कि इनको उसके अंदर जो प्रोसिक्यूट किया जाए। अच्छा, तो लोग उसके अंदर शामिल थे। जी, तो ये नहीं हो सका। ऑफकोर्स अगर होता तो ये एक फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर, यकीनन एक आज़ादी राय जो है इसके ऊपर बहुत बड़ा एक हमला होता, धब्बा लग गया था। एग्जैक्टली, धब्बा लग गया था। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से अगर हम बात करें कि वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, मगरबी दुनिया के अंदर तो बड़े फिक्स्ड कानून है, आपको पता चलता है ये है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्ट्स हैं, ये है वो है। पाकिस्तान के अंदर खुसूसन आपको मीडिया से भी आपका ताल्लुक़ रहा है, ख़बरों से भी ताल्लुक़ रहा है, क्या सूरत हाल है? कुछ फ्रीडम ऑफ स्पीच पे है आज़ादी आपको नज़र आती है, या जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हाल है? रोहान, बात ये है कि अब आजकल का जो दौर है, दैट इज़ ए ग्लोबल विलेज। अब सोशल मीडिया आ चुका है। अभी हाल ही में पाकिस्तान में जो साइबर क्राइम बिल आया है 2015 का, जो पास हुआ है, उस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। सो बात ये है कि आपको एक लिमिट जो है वो तो सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि कानून भी जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लेकर आता है। अगर हम देखते हैं आर्टिकल 10 जो ECHR है, यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स 1950 का, उसका आर्टिकल 10 जो है, जो कि बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, उसके आर्टिकल 10 के सबसेक्शन 2 में इसकी रिस्ट्रिक्शन जो है वो भी बताई गई हैं कि आप कोई ऐसी बात नहीं कर सकते जो कि नेशनल सिक्योरिटी पर, जो कौमी सलामती के लिए ख़तरा हो। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो मुफाद आमा के ख़िलाफ़ हो, आप इस तरह की बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये है कि पाकिस्तान में इस हवाले से आइन पाकिस्तान 1973 का, वो आर्टिकल 19 में वो भी बयान तो करता है, लेकिन ये है कि इम्प्लीमेंटेशन उसकी है भी। और आई थिंक इसकी रिस्ट्रिक्शंस जहाँ पर हैं उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि कवानीन जो हैं वो हमारे लिए ही हैं। और इसी तरह से विकीलीक्स ने भी अगर सब जो बहुत सारे इंकशाफात किए हैं, और ये डिबेट सामने ये आ गई थी कि क्या ये इन्होंने एक्सीड तो नहीं किया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक्सीड तो नहीं किया है, क्योंकि जो अगर कॉन्फिडेंशियल या क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन जो कि इनका एक मंशूर था कि सामने लेकर आनी है, तो किस हद तक वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो वो सामने होनी चाहिए, इसकी एग्जाम्पल या नहीं होनी चाहिए। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको इस तरह से देता हूँ कि कोलैटरल बेसिकली एक जो मर्डर की वीडियो सामने आई थी 2010 में विकीलीक्स की जानिब से, जो कि इराक वार के हवाले से थी, और उसमें अनफॉर्चुनेटली 2 सहाफ़ी जिनके हाथों में कैमरे थे उनको मार दिया गया जहाज़ों से, सिर्फ ये समझ के शायद ये हथियार हैं। और बाद में US गवर्नमेंट की तरफ से ये बात सामने आई कि वो तो टेररिस्ट थे। लेकिन जब विकीलीक्स ने वो चीज़ें डिस्क्लोज की और रियलिटी सामने आई, तो दैट वाज क्वाइट शॉकिंग फॉर एवरीवन। तो आई थिंक हुकूमतों को अपने काम बेहतर बनाने की ज़रूरत होती है, ना कि आज़ादी सहाफ़त पर रिस्ट्रिक्शन जो है वो किसी किस्म की इम्प्लीमेंट करें। हुकूमतों को और इंसानों को
जितना आप अपनी ज़िंदगी को साफ़ सुथरा रखेंगे उतने सीक्रेट्स कम रखना पड़ेंगे। कितनी अच्छी बात की राजा साहब ने कि जितना काम इंसान के साफ़ होते हैं उतने इंसान को राज नहीं रखने पड़ते हैं। जितने राज होते हैं इंसान वीक होता चले जाता है, ख़तरा होता है यार ये किसी को पता चल गया, वो किसी को पता चल गया। लेकिन उससे बेहतर है कि इंसान साफ़ सुथरी अपनी ज़िंदगी रखे। हमारे प्रोग्राम में एक ख़बर ज़रूर शामिल होती है। हम देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम की आज की कौन सी ख़बर है। देखिए आज की न्यूज़। आज की खबर है जनाब चाइना से। चाइना में आपको लोग घूमते हुए नज़र आ रहे हैं सफ़ेद रंग के दुपट्टे लेके, और ये वैसे देखते तो कुछ योगा की सी एक्सरसाइज लग रही है, लेकिन असल हकीकत ये है कि चाइना का जो एक मशहूर पहाड़ी इलाका है तिब्बत, उसका युशुआ कि ये इलाका है कि जिसके अंदर फेस्टिवल मुनक़्क़िद किया गया कि जिसमें लोकल लोगों, लोकल तहज़ीब, जो मकामी तमाम लोग थे उन सब ने मिल के इस पूरे फेस्टिवल को, जो कि सर्दी और गर्मी के बीच में इनका एक फ़ेस्टिवल मनाया जाता है कि जब गर्मी का ज़ोर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, सर्दियाँ कम होती हैं, तो उस गर्मी को एंजॉय करने के लिए लोग बाहर निकलते हैं, अपने घरों से रंग बिरंगे रंग के कपड़े पहनते हैं, मुख्तलिफ़ ज़ेवरों से अपने आप को आरास्ता करके मुख्तलिफ़ रंगों की बहार आपको नज़र आती है कि जो इस फेस्टिवल के अंदर मनाया जाता है वहाँ पे। और इसमें बड़ी एक मशहूर चीज़ होती है यहाँ की घोड़ रेस जो होती है। अभी आपको कुछ मनाज़िर उसके भी नज़र आएंगे कि चाइना और तिब्बत के इलाकों के अंदर ये जो घोड़े होते हैं, इनके बड़े मशहूर घोड़े होते हैं, पहाड़ी घोड़े, हल्के हल्के से खच्चर नुमा होते हैं। वैसे मुझे तो खच्चर लग रहे थे पहले, लेकिन मुझे बताया गया घोड़े ही हैं वो। तो घोड़ रेस भी बड़ी मशहूर व मारूफ होती है। और आप देखेंगे कि अभी जो मनाज़िर आपको नज़र आ रहे हैं, तिब्बत एक लिहाज से इसलिए भी थोड़ा एक कंट्रोवर्शियल सा इलाका है कि चाइना की भी अमलदारी है वहाँ पे, कुछ लोग आज़ादी की भी ख्वाहिशमंद हैं। और इस फेस्टिवल के ज़रिए से कई लोग आप देखेंगे इस पर अपने इज़हार राय भी करेंगे कि इस फेस्टिवल के ज़रिए से लोग अपनी जो एक मकामी एक पूरी उनकी सयाहत का एक मरहला है, या उनके लिए जो आपस में पूरी जो एक ज़िंदगी का शोबा है, इसको ज़िंदा रखने की कोशिश करते हैं। तिब्बत का ये फेस्टिवल आप देख रहे थे कि जिसके अंदर आखिर में घोड़े दौड़ते चले जा रहे हैं। ये 4 खच्चर मुझे नज़र आए, नहीं घोड़े हैं उन्होंने बताया भाई घोड़े हैं, खच्चर ना कहा जाए उन्हें, वो घोड़े ही हैं। घोड़े और खच्चरों में बड़ा फ़र्क होता है दोनों के अंदर। बहरहाल आज की खबर हमारी ये थी कि चाइना का जो इलाका है तिब्बत के अंदर ये फेस्टिवल युशुआ के नाम से मुनक़्क़िद किया गया कि जिसके अंदर रंगों की बरसात आपको नज़र आई, मुख्तलिफ लोग अपने मकामी कल्चर को सामने लेके आए और सयाहों के लिए एक बेहतरीन नज़ारे का इंतज़ाम किया गया। इसके ज़रिए से पूरी दुनिया की नज़रें चाइना के ऊपर मरकूज़ हो चुकी थी। चाइना जाना हुआ है आपका कभी? नहीं अभी तक नहीं हुआ, लेकिन ये है कि चाइना की एक एग्जांपल चूँकि बात हो रही है तो मैं आपको दे देता हूँ, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड है। अच्छा, चाइना में भी फ्रीडम ऑफ स्पीच वो कुछ इस तरह से है कि जो विकीलीक्स ने जब अपनी बुनियाद रखी थी और इस मंशूर के ऊपर रखी थी, क्योंकि चाइना में एक वाक़या पेश आया था एक सहाफ़ी के साथ कि उन्होंने कुछ ईमेल्स जो हैं वो डिस्क्लोज़ की थी कुछ हुकूमती इदारों की और गवर्नमेंट ऑफिशल्स की, और इस बेस पे उन्हें 10 साल की कैद जो है वो सुना दी गई, जो कि यकीनन उस हवाले से जो फ्रीडम ऑफ द प्रेस के ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ा हमला जो है वो तस्वुर किया जा रहा। तो ये भी एक ऐसी चीज़ थी कि जिसको यकीनन वकीलीक्स ने अपना मंशूर जो है वो बनाया हुआ था फ्रीडम ऑफ स्पीच में, किस तरह से आप सहाफ़ियों के साथ ऐसे नहीं कर सकते हैं। साहब ये जो टीवी का और जो मीडिया के हवाले से अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ, आप मीडिया पे हैं वैसे वो अलग बात है, लेकिन मीडिया पाकिस्तानी जो अब नज़र आता है आपको, इसके अंदर आप क्या देखते हैं? ये शोबा आगे बढ़ रहा है, कुछ पीछे जा रहा है, किस तरफ जा रहे हैं? आई थिंक एक बात ये है कि चैनल्स तो बहुत सारे आ चुके हैं और अब बहुत बल्कि चैनल्स की अब तो भरमार है। आप रिमोट लेते हैं और सामने देखते हैं कि 100 के करीब तो चैनल्स हैं। आई मीन ज़्यादा चैनल्स होना बुरी बात नहीं है, लेकिन उनका इस्तेमाल कैसे होना चाहिए ये एक असल बात है कि जिस पर डिबेट होनी चाहिए। आप देखते हैं कि रमज़ान में जिस किस्म के प्रोग्राम बहुत सारे चैनल्स करते हैं, क्या आई थिंक वो जस्टिफाइबल नहीं है कि आप अपनी रेटिंग के लिए किस हद तक आगे चले जाएंगे। अब तो चूँकि फेसबुक और ट्विटर पे भी बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं। अब तो ऐसे है कि हर एक का अपना चैनल, आप अपना मोबाइल निकालते हैं, अपनी वीडियो जो है वो बस जस्ट अपलोड करते हैं एंड हियर वी गो, फेसबुक लाइव हो जाता है। फेसबुक लाइव हो जाता है, बॉक्सेल के ऊपर से भी फेसबुक लाइव हो जाता है वैसे, है ना। अक्सर जगहों पे लोग घूमने जाते हैं, फेसबुक लाइव हो जाता है। क्यों अहमद भाई, ऐसा ही है ना? लेकिन अच्छी बात है कि फेसबुक लाइव के ज़रिए से लोगों को मौका मिल जाता है अपने ख्यालात को सामने लेने का। एक छोटे से ब्रेक का मेरा ऐसा वक्त हो रहा है, आपकी इजाज़त से हम ब्रेक भी लेंगे। नाज़रीन, ये ज़िंदगी का प्रोग्राम आप देख रहे हैं, राजा ज़ीशान साहब से हमारी बातचीत हो रही है और हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर, मुख्तलिफ़ शोबाजात के ऊपर, मुख्तलिफ़ हवालों से जो बात किए चले जा रहे हैं। और मुझे जिस बात की हमेशा खुशी होती है और मैं इस बात को आपके सामने भी पेश करता हूँ कि ऐसे लोगों से मिलके इंसान के दिल को सुकून ये ज़रूर होता है कि इस दुनिया के अंदर, इस बरतानिया के अंदर हमारी कम्युनिटी के ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि जो अपनी ज़िंदगी को सिर्फ़ एक माशी जिसे कह लें कि कारोबारों के अंदर लगाए हुए नहीं हैं, बल्कि मुख्तलिफ़ शोबों के अंदर अपनी ज़िंदगी के वक्त को कारामद बना रहे हैं। जिस मोहलत को अल्लाह ताला ने हमें दिया है, और हर प्रोग्राम का जैसा मेरा पैगाम होता है कि ये मोहलत इंतहाई महदूद है। जहाँ पे किसी चीज़ का आगाज़ होता है, जो शख्स पैदा होता है उसके लिए उल्टी गिनती का वक्त शुरू हो जाता है।
ये बैकलॉग चलती चली जाती है और इसका अख्तिताम भी होता चला है। साहब एक 50 सेकंड है हमारे पास ब्रेक पे जाने के लिए। एक सवाल मैं अगर आपसे करूं, पाकिस्तान और बरतानिया दोनों में से जिस मुल्क में आपको अगर रहने की मौका दिया जाए मुकम्मल तौर पे कहाँ रहना पसंद करें? बात यह है रोहान भाई कि पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छा मुल्क कहीं पे भी नहीं है। अच्छा जी। और लोग बहुत कहते हैं कि हाँ देखें मसले मसाइल हर मुल्क में होते हैं। अब तो खैर जो लोड शेडिंग का मसला है वो भी जो सोसाइटीज़ हैं वो उन्होंने हल कर दिया है कि विद इन सोसाइटीज़ अब उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सप्लाई करना शुरू कर दी है। सिर्फ चंद एक इशूज़ हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी हर जगह पे है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सिर्फ मीडिया का किरदार जो है वो बेहतर बनाने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ जी, अदरवाइज़ ये है कि नहीं सब अच्छा है तो कहीं पे भी नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव करने की ज़रूरत भी है। जैसे बहुत सारी विकीलीक्स की हम बात करते हैं तो पानामा लीक्स भी जो रिसेंट आई है यकीनन प्रोग्राम बैन हो जाएगा, इसको भी रिजॉल्व करना चाहिए। नहीं, कहने की बात यह है कि करप्शन और इस किस्म की जो चीज़ें हैं अगर ये ना हो तो पाकिस्तान बेहतर है, पाकिस्तान हर लिहाज से बेहतर। अगर जनाब एक छोटी सी पाकिस्तान हर लिहाज से ही बेहतर बेहतरीन एक ब्रेक हम लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा ये ज़िंदगी में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम। एक और सलूट प्रोग्राम की वापसी के बाद आपके साथ आपका मेज़बान रोहान शम्स दोबारा हाज़िर खिदमत है। ये ज़िंदगी है प्रोग्राम स्काई चैनल 851 इस्लाम चैनल उर्दू, इस्लाम चैनल उर्दू.tv की वेबसाइट। ये दुनिया में जिस जगह से जिस भी तरीके से आप देख रहे हैं प्रोग्राम है ये ज़िंदगी, मेज़बान है रोहान शम्स। और आज के जो हमारे मेहमान हैं राजा ज़ीशान साहब, इनसे पूरी दुनिया की बातें हो रही हैं। कुछ विकीलीक्स पे भी बातचीत हुई है, कुछ क्रिकेट पे भी बातचीत हो चुकी है, कुछ तस्वीरों पे बातचीत हुई है, कुछ FM रेडियो के ऊपर बातचीत हुई है। राजा मुझे FM रेडियो का अंदाज़ बड़ा अच्छा लगा आपने जो ब्रेक में किया, करके बताएं कैसे स्टार्ट कैसे करते थे? अच्छा नहीं वो आई थिंक लाइव वो अच्छा लाइव नहीं हो सकता, वो स्टेज नहीं रही है, कार्ड दें ऐसी बात नहीं। लाइक वो बहुत तेज़ चूँकि रेडियो चैनल की एक रिक्वायरमेंट होती थी, मेरा डिबेटिंग लाइक बैकग्राउंड था, शुरू में मुझसे कहा भी जाता था एग्जैक्टली लाइक वो शुरू में मुझसे कहा भी जाता था कि आपका थोड़ा सा डिबेटिंग स्टाइल है। मेहनत उस पर फिर खैर बहुत मैंने की और कुछ फ्लो थोड़ा सा तेज़ होता था लेकिन लोग पसंद करते थे। अक्सर ये होता था कि अगर मैं शायरी का भी एक दफ़ा मुझे प्रोग्राम दिया गया बल्कि मैं आपको बताऊं, और वो जिस तरीके से किया वो मैं जानता हूं। लेकिन ये है कि ये चंद एक चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप कंसंट्रेट करके चीज़ों को आप क्योंकि इंसान का जो मुकाबला होता है वो हमेशा अपने आप के साथ होता है। आपकी जो जंग है वो अपने आप के साथ है। आप जो आज हैं आपने इम्प्रूव करना अपने आप को कल के लिए। सो वो भी एक ऐसा फेज़ था लाइफ का, बहुत इन्जॉय किया क्योंकि उसके फ़ौरन बाद फिर देन स्टार्टेड विद PTV के साथ प्रोग्राम जो स्टार्ट कर दिए थे। वहाँ एक अपना अंदाज था। आज अगर मैं प्रेजेंटर बना दूं आप कैसे स्टार्ट करेंगे? नहीं आज अगर आप बना दें तो स्टार्ट तो लाइक रेडियो प्रेजेंटर या टीवी प्रेजेंटर? टीवी प्रेजेंटर। अच्छा तो टीवी पे है ना, आज तो टीवी का दिन है। अच्छा चलें भाई राजा साहब प्रेजेंटर हैं आज हमारे। अच्छा देखें जी राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा ज़ीशान प्रोग्राम के साथ और आज हमारे मेहमान हैं रोहान बिन शम्स। और क्या खूबसूरत बातें करते हैं ये राजा साहब को रखें वही प्रेजेंटर। नहीं आपकी जगह कोई नहीं ले सकते, आप माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं। और मैं जैसे आपको बता रहा था पहले भी कि ये जब हमारी बातचीत चल रही थी और मैंने आपके जो प्रोग्राम्स यूट्यूब पे भी देखे तो माशाल्लाह जिस तरीके से आप चीज़ों को रिलेट करते हैं, एग्जाम्पल्स जिस तरह से देते हैं, और यकीनन इसके लिए बहुत नॉलेज किताबें बहुत सारी पढ़नी पड़ती हैं जो कि मैं तो शायद नहीं पढ़ी होंगी हो सकता है। लेकिन राजा प्रेजेंटर बन गए, मेरा इंटरव्यू शुरू हो चुका है यहाँ पे, इसलिए मैं हट जाता हूँ थोड़ी देर की। लेकिन ऐसा बरतानिया के अंदर आप 2010 के अंदर आए जी, 2010 जनवरी 2010 आपने यहाँ पे पहले पढ़ाई अपनी मुकम्मल की? मैंने जी LLM किया, इंटरनेशनल बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ, और उसके बाद देन उसके बाद 2011 से अब तक मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ हूँ, एक लॉ फर्म के साथ हूँ, काम कर रहा हूँ। और स्पेशलाइजेशन आपकी क्या है? आप कॉर्पोरेट लॉ इंटरनेशनल लॉ बेसिकली मेरा हमेशा से फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, जिस पे लाइक शुरू से मैं फॉलो करता रहा हूँ। कॉर्पोरेट लॉ में लाइक मैं कर रहा हूँ ज़्यादातर काम, लेकिन उसके साथ साथ बाकी भी जो चीज़ें जिसमें पर्सनल इंजरी या कि कुछ हद तक थोड़ा बहुत इमिग्रेशन का भी जो काम है वो भी साथ में। आई थिंक मेरा ये मानना है कि एक जो वकील है उसको सब चीज़ों का पता होना चाहिए, जितनी भी आपकी फील्ड है, क्योंकि ये आपकी डोमेन है। जब लोग कोई क्लाइंट आपको अप्रोच करता है तो वह ये एक्सपेक्ट करता है कि ये वकील है और इसे सब कुछ पता है उस हवाले से। तो कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को, जो चीज़ें इवन के स्पेशलाइजेशन नहीं भी हैं, जिनके बारे में कुछ ज़्यादा पता भी नहीं होता, लेकिन अप टू डेट रहने की एग्जैक्टली और होना भी चाहिए इस हवाले से। ऐसा आपने बताया डॉक्टर्स के साथ भी यही मामला है? एग्जैक्टली है और हर फील्ड में है। अब तो आप देखिए रोहान के हर फील्ड में
उसकी बहुत सारे कहते हैं ना, जैसे हम हमारी टर्म में यूज़ करते हैं कि सेक्शन एंड सब सेक्शन, अब इसी तरह से हर फील्ड में अब बहुत सारी जो ब्रांचेज हैं वो आ चुकी हुई हैं, जैसे आपने बताया डॉक्टर्स में भी, इवन के आपकी मीडिया फील्ड में भी, अब कोई क्राइम रिपोर्टर है, कोई स्पोर्ट्स रिपोर्टर है, इस तरह से जो सिलसिला। जी, डॉक्टर से मुझे आता है कि अल्लामा इकबाल साहब के बारे में बड़ा मशहूर वाक़या है कि एक साहब दांत के दर्द का इलाज कराने डॉक्टर साहब के पास पहुँच गए थे और बड़े हैरान हुए थे कि ये एक ऐसा डॉक्टर है कि इसको दांत के दर्द का इलाज नहीं पता। अल्लामा इकबाल ने कहा कि भाई मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ वाला डॉक्टर हूँ। इन्होंने कहा डॉक्टर तो डॉक्टर होता है चाहे वो जो कुछ भी हो, तो वकील भी वकील होते हैं, हमें आज ये पता चल गया। राजा साहब ने कहा वकील को हर चीज़ के ऊपर हावी होना चाहिए। लेकिन ये एक राजा साहब एक और शोबा आपका हमारा कुछ रह गया है, ये सियासत का कहाँ से चक्कर आ गया? कुछ जो है एक शौक डिबेट्स का ऐसा था कि आप पॉलिटिकल पार्टी की तरफ आए। यहाँ पे भी जो हमारा तस्करा हो रहा था कि लेबर पार्टी का जो एथनिक विंग है उसके आप अपनी लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी के जो है नायब सदर हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, वहाँ पे वाइस चेयर हैं वहाँ पे, तो ये सियासत का शौक कहाँ से आया? कुछ अवामी खिदमत या कुछ और सियासत? अमिन के रिसर्च का शौक़ तो हमेशा से था और ये भी ज़हन में था कि एक दिन इस मैदान में भी आना है। और दिस ईयर देन आई डिसाइडेड ऑफिशियली लाइक अपने आप को रजिस्टर किया मैंने लेबर पार्टी के साथ। देन जो मेयर ऑफ लंदन का इलेक्शन था उसमें सादिक खान को सपोर्ट किया, उन्होंने बहुत इंकरेज किया, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। एंड ही इज़ द बेसिकली मेन मैन के जिन्होंने मुझे आगे परस्यू किया जी कि आपको कंटिन्यू करना चाहिए। उसके अलावा भी जो बाई इलेक्शंस थे उसमें रोजीना अली खान टूटिंग की, उनको भी सपोर्ट किया और ये सिलसिला फिर चलता रहा। और अब एक एथनिक माइनॉरिटी फोरम है ग्रीनिच एंड वुलिच का लेबर पार्टी का, उसमें मुझे वाइस चेयर जो है वो इलेक्ट किया गया। तो ये भी एक आई थिंक एक जो बहुत बड़ी मोटिवेशन थी मेरे लिए लेबर पार्टी ज्वाइन करने की, वो थी रोहान साहब इसकी हिस्ट्री। ज्वाइन करने से पहले मैंने तमाम जमातों की हिस्ट्री जो है जस्ट गो थ्रू की, रिसर्च की कि किसका ये लाइक जो है वो मंशूर ज़्यादा बेहतर है, हिस्ट्री किसकी ज़्यादा इंप्रेसिव है। अब पहले आदमी हैं जो सोच समझ के सियासी जमात में जा रहे हैं, वरना तो टिकट की ऑफर जितनी आती है नहीं, मेरा ऐसा कोई लाइक टिकट की या लाइक कोई कुछ काउंसलर बनने के लिए या कि एमपी बनने के लिए नहीं। अब देखते हैं कि 1900 से अब तक यानी 116 साल की जो हिस्ट्री है इसकी लेबर पार्टी की, पहली बार लेबर लाइक 1900 से लेकर अब तक 30 इलेक्शंस हो चुके हैं बरतानिया में, जिसमें 11 बार लेबर पार्टी जो है ये आई है, इक़्तिदार में आई है। 1924 में पहली बार लेबर पार्टी इक़्तिदार में थी। अब जो चीज़ें मुझे बहुत इंप्रेस की हैं इस पार्टी की, वो इसकी लगन ने की, क्योंकि जो इसका आइडियोलॉजी जो है वो भी इक्वालिटी और रिस्पेक्ट पे बेस करती है। इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट, तमाम जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको इक्वल राइट्स के ऊपर। तो 1924 में जो रमसे मैकडोनल्ड थे, ही वाज द फर्स्ट लेबर प्राइम मिनिस्टर। वो 9 महीने हुकूमत चली थी, लेकिन यह है कि लेबर पार्टी तभी हिम्मत नहीं हारी थी। 1929 से 31 तक फिर मौका मिला था, लेबर पार्टी भरपूर मेजॉरिटी के साथ आई थी। देन 1945 और 1950 वो एक ऐसा दौर था, दूसरी जंग अजीम का बहुत सेंसिटिव दौर था, जिसमें लेबर पार्टी ने मुल्क को संभाला। देन 1964 एंड देन 1966, 1974। अब 1974 के बाद जो बहुत बड़ा एक गैप आता है लेबर पार्टी का, 1974 टू 1997, इसमें कंजर्वेटिव की हुकूमत थी, जिसमें मार्गरेट थैचर जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर रही, और जिन पे आज भी क्रिटिसाइज उनकी पॉलिसीज पे की जाती है। अब लेबर पार्टी का जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है वो 97 से 2010 तक रहा है, जिसमें 3 बार मुसलसल जो ये जमात जो है हुकूमत में रही है। 1997 में, जिसे कहा जाता है 97 में, 2001 के इलेक्शन में, 2005 के इलेक्शन में। बस दरमियान में कुछ ऐसे है कि टोनी ब्लेयर से मैं ज़्यादा पॉलिटिकली बात ही नहीं करूँगा, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि इराक वार का जो स्टैंस था टोनी ब्लेयर का यूएस प्रेसिडेंट को सपोर्ट करने का, कि आई थिंक वो एक मेन रीज़न थी, कुछ थोड़ा सा डाउनफॉल। बट आई मीन दीज आर दी, बल्कि अब तो चिलकोट इंक्वायरी के अंदर खासी उन पे जी उसी हवाले से। लेकिन ये है कि अब भी आजकल भी जो सूरत हाल है स्पेशल रेफरेंडम के बाद, दैट इज़ इन माय पर्सनल ओपिनियन के दैट इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट। अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं टोरीज को, जो कि कंजर्वेटिव की गवर्नमेंट है, उन्होंने अपने आप को कुछ हद तक स्टैब्लिश कर लिया है। डेविड कैमरून के रेजिग्नेशन के बाद टेरेसा मे जो हैं अब ये काम कर रही है। लेकिन लेबर पार्टी जो है इसकी खासियत ये है क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन है अपने वर्कर्स के साथ। जी, जैसे अब मैं भी एक लेबर पार्टी का सपोर्टर हूँ, काम सा वर्कर हूँ, इवन के लीडर्स जो हैं वो मेरे राब्ते में भी हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अप्रोच जो है लीडर की वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूंसी के लेवल की हद तक होती है। पाकिस्तानी सियासत से कुछ ताल्लुक है आपका, और यहाँ के कंपैरिजन क्या देखते हैं? हमारे यहाँ तो लीडर्स को तो छोड़े, मैं असल में एमपीज़ भी अभी तक पाकिस्तान की सियासत से ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन ये है आपको बहुत अच्छी बात लेकिन ये है कि दैट इज देखिए, जब आपको मतलब कोई चीज़ सेलेक्ट करनी पड़ती है तो मेरा पेशा जो है वो पहले आता है मेरे लिए। अब ये इवन कि अगर सियासी जमात के साथ भी मैं हूँ, ठीक है, एक ताल्लुक है, लेकिन जहाँ पर अगर बीइंग इन योर कैपेसिटी एज अ लॉयर आपको काम करना पड़ता है तो फिर आपके लिए सब एक जैसे होते हैं। जी, तो जहाँ तक सिस्टम की बात है कि
आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वहाँ पर जो एक लोकल इलेक्शंस हैं उसमें भी हम सुनते हैं शोर बहुत सारा धांधली का, और इस किस्म की बातें जो है वो सुनाई देती हैं। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की बात जो है वो बहुत अरसे से चली जा रही है, और इस साल मेरा इरादा है कि जब भी मुझे मौका मिलेगा, जब पाकिस्तान नेक्स्ट विज़िट के लिए, तो मैं ये मैटर जो है वो अदालत के रूबरू लेके जाऊँगा कि जो एक तो बायोमेट्रिक सिस्टम का के हवाले से, और सेकेंडली जो ओवरसीज पाकिस्तानीज़ हैं इनको वोट का जो एक राइट है, वोटिंग राइट है, वो देना चाहिए इस हवाले से। अब जो डिफरेंस की आप बात कर रहे थे, एक छोटी सी मैं मिसाल आपको ये देता हूँ कि यहाँ पे ये सिस्टम है कि जो MP से काउंसलर तक जो भी एक कैंडिडेट है उसको पार्टी सपोर्ट करती है। ये कल्चर शायद वहाँ पर नहीं है। वहाँ पे MPs और MNAs जो हैं उनको खुद से सारा करना पड़ता है। उसकी अब ये सिस्टम इस तरह से बन चुका है कि शायद वो तबका जो कि अफोर्ड कर सकता है सियासत में आने के लिए या कि अपना एक कैरियर बनाने के लिए, वो तो आ जाता है, लेकिन एक आम आदमी जिसमें सलाहियतें हों वो सिर्फ इस बेस पे कि वो अपने आप को स्पॉन्सर नहीं कर पाएंगे अपने इलेक्शंस में भी, इवन वो आगे नहीं आ सकते हैं। तो ये सिस्टम यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे पार्टी जो है वो फंड करती है, लुक आफ्टर करती है, सपोर्ट करती है। तो ये सिस्टम जो है यहाँ से आई बिलीव कि पाकिस्तान में भी ऐसा ही होना चाहिए। जो पार्टीज़ हैं उनको लाइक स्पॉन्सर करना चाहिए अपने जो कैंडिडेट्स हैं, और जो टिकट देना चाहिए वो अप्रोच से ज़्यादा एक जो मेंटल अप्रोच है उस पे देना चाहिए, लाइक कैपेबिलिटी पे। सलाहियतें जो हैं वही असल चीज़ हैं। हमारे हमारे यहाँ तो देखी नहीं जाती हैं सलाहियतें। हमारे यहाँ कुछ और मसाइल हैं किसी और तरफ के, उन पे भी किसी रोज़ बात होगी, लेकिन हालात के ख्याल में जो है वो बेहतर नहीं है। लेकिन राजा साहब जैसे जो लोग जाएंगे सही करेंगे, कोई नहीं, इंशाल्लाह मुझे कभी उम्मीद है कि ज़रूर इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। ऐसे लोग जाएंगे जो बेहतर सोच के साथ जाएँ, बेहतर अमल करें और पूरे एक निज़ाम को बदलने के लिए एक छोटी सी कोशिश का अपना आगाज़ करें, तो ज़रूर तब्दीली आने का इम्कान रहता है। सवाल मैं एक मतलब दोहराता चलूँ, आपको दिखाता चलूँ कि हमने जो सवाल इस प्रोग्राम के शुरू में आपसे पूछा था, आपके स्क्रीन के ऊपर जो हमने तस्वीर दिखाई थी कराची की एक मस्जिद की तस्वीर थी, जो मैंने आपको हिंट भी दे दी थी, लेकिन वो तस्वीर आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन के ऊपर दोबारा। आप दोबारा अगर इसका जवाब देना चाहें तो हमें कॉल करके फेसबुक के ऊपर या हमारी वेबसाइट के ज़रिए से आप हमें बता सकते हैं कि जो हमने तस्वीर दिखाई है ये कहाँ की है। राजा साहब झांक के देख रहे हैं, मैं इन्हीं से पूछूंगा आखिर में, अब कोई मसला नहीं रहा साहब, भूलेंगे नहीं आपको हम। लेकिन हमारे प्रोग्राम में पर्सनैलिटीज़ भी शामिल होती हैं, हम पर्सनैलिटीज़ भी शामिल करेंगे। राजा ज़ीशान साहब से हमारी गुफ्तगू भी जारी है, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर भी हो रही है, मुख्तलिफ़ ज़िंदगी के शोबों और पहलूजात के ऊपर भी हो रही है। तो हम देखते हैं कि आज की हमारी जो पर्सनैलिटी प्रोग्राम के अंदर शामिल हैं वो कौन सी हैं। आइए आपकी स्क्रीन के ऊपर। पाकिस्तान की मदर टेरेसा भी इन्हें कहा जाता है। 1926 के अंदर पैदा होने वाले 8 जुलाई 2016 को जो हमसे बिछड़ गए अब्दुल सत्तार ईदी साहब हमारी पर्सनैलिटी हैं। नाज़रीन, कई लोगों के बारे में हम बातचीत करते हैं, कई लोगों को हम याद रखते हैं, कई लोगों के बारे में दिए जलाए जाते हैं, कई लोगों को सुनहरी हरूफ से याद रखा जाता है, लेकिन अब्दुल सत्तार ईदी साहब मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के वो वाहिद शख्सियत होंगे कि जिस रोज़ इनका इंतकाल हुआ है कोई एक आँख ऐसी ना हो जो अशबाल ना हो, कोई एक इंसान ऐसा ना हो जो सोच रहा हो कि इंसानियत की खिदमत करने वाला एक ऐसा अजीम इंसान हमसे बिछड़ गया कि जिसने अपनी ज़िंदगी के कई साल, 60 साल से ज़्यादा का अरसा मुसलसल सुबह शाम दिनों रोज़ बग़ैर किसी वक्त की परवाह किए, बग़ैर किसी अपने आप की परवाह किए इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ़ी है। एक छोटे से कराची के अंदर जब ये आते हैं 1947 के, कहते हैं इनकी अपनी बायोग्राफ़ी के अंदर जो उन्होंने लिखा कि 6 दिन के बाद पाकिस्तान की आज़ादी के कराची के अंदर ये गुजरात से ट्रैवल करके आते हैं, और एक जो मेमनों का एक छोटी सी बस्ती है कराची के बिल्कुल किनारे के ऊपर खारा दर मीठा दर की तरफ, वहाँ पे ये एक छोटी सी डिस्पेंसरी से इस ईदी फाउंडेशन का आगाज़ करते हैं कि जिसे हम आज देखते हैं कि पूरे पाकिस्तान ही नहीं, एशिया ही नहीं, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस में से अगर किसी का नाम लिया जाता है तो ईदी फाउंडेशन का नाम लिया जाता है। एक शख्स की सोच, एक शख्स का फोकस, एक शख्स की मेहनत, एक शख्स का ख्वाब, और हम देखते हैं कि आज अब्दुल सत्तार ईदी जब इस दुनिया से रुखसत हुए तो कितनी वसी व अरीस पैमाने के ऊपर इंसानियत की खिदमत के ऐसे प्रोजेक्ट्स वो बना के चले गए जो कि हो सकता है कि कई अगली दहाइयों तक, कई सदियों तक, कई सालों तक पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर इंसानी खिदमत के लिए अपना काम करते चले गए। मैं पढ़ रहा था कि 20,000 के करीब ऐसे पाकिस्तान के अंदर अफराद मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं कि जो अपने वालिद की जगह या अपने गार्जियन की जगह अब्दुल सत्तार ईदी का नाम लिखा करते हैं, और जो झूलों का आपने काम वहाँ पर शुरू किया था और इंसानों को ज़िंदगी की मौत से निकाल के उनको ज़िंदगी की तरफ परवान चढ़ा के अपने जो ऑर्फनेजेस के अंदर थे उनके अंदर परवान चढ़ा के एक पूरी सोसाइटी का एक कारामत शहरी जो बनाया। 20,000 के करीब ऐसे अफराद हैं जो इनको आज भी अपना गार्जियन कहते हैं। एक ऐसा इंसान कि अपनी सारी ज़िंदगी उसने इंसानी खिदमत के लिए वक्फ़ी। हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला उनको बेहतरीन उसका अजर व इनाम से नवाजे।
जन्नत आला में उनको जगह दे, और आइंदा भी ये जो काम इन्होंने शुरू किया है इसको लेके चलने वाले ऐसे पैदा होते रहें, इस काम को आगे बढ़ाने वाले ज़रूर इस दुनिया में पैदा होते चले जाएँ। राजा साहब, ईदी साहब की पर्सनैलिटी बड़ी अजीब व गरीब थी, एक बड़ी कह लें कि इनमें कशिश थी कि लोग जाते थे अपना वही सादा अंदाज, वही उनका पूरी ज़िंदगी का बहुत सादगी के साथ, बहुत सादगी के साथ बड़ी ज़बरदस्त काम करके गए हैं और इनफरादी हैसियत में किए हैं। आप देखिए कि यहाँ पर लोग इस चीज़ का कहते हैं कि कुछ करना चाहते हैं, रिसोर्सेज नहीं है, हुकूमत मदद करे, बहुत सारी NGOs का ये मुतालबा होता है। ईदी साहब ने जो कुछ किया है वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में किया है। लाइक ही वाज़न्ट अ रिच मैन, लेकिन कहते हैं कि जब आप एक नियत करते हैं किसी अच्छे काम की तो अल्लाह ताला की फिर मदद होती है। और ईदी साहब ने भी का जो मिशन है वो माशाल्लाह अब भी जारी है, और इवन कि उनकी वफ़ात के बाद भी आप देखिए कि जैसे आपने एग्जांपल दिया कि इतने हज़ारों लोग जो हैं वो अपना नाम उनके साथ मुंसलिक करते हैं, तो दैट इज़ समथिंग, यही ज़िंदगी की एक असल अचीवमेंट है कि इंसान और अपने जाने के बाद भी उसका नाम ऐसे ज़िंदगी के अंदर आगे चलता चला जाए। लेकिन साहब, ये एक पाकिस्तान और कुछ इन शोबोजात के हवाले से चैरिटी के शोबों में और सियासत पे भी हमारी बात हुई। मसाइल अगर हम देखें पाकिस्तान के अंदर, आपकी नज़र में 3 सबसे बड़े मसाइल ऐसे कौन से होंगे जिनको हम सॉल्व करें तो कुछ बेहतरी की तरफ और सफ़र शुरू हो सकता है? आई थिंक सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो तो एजुकेशन, तालीम को आपको आम करना पड़ेगा, क्योंकि वजह ये है कि तालीम ही एक ऐसा जेवर है इनफैक्ट जो इंसान को शऊर देता है। और आप मुख्तलिफ स्कूल्स जो हैं देहात के ख़ास तौर पर इलाकों में, वहाँ पर तालीम को आम करना होगा। और सस्ती तालीम जो है, अगर आप कंपेयर करते हैं यहाँ पे तो इवन के एजुकेशन जो है उसकी कॉस्ट इतनी नहीं है यूनिवर्सिटी लेवल से पहले तक। और उसके बाद नंबर 2 पे अगर हम देखते हैं तो हेल्थ सेक्टर, ये भी एक ऐसा है सेक्टर के जो हॉस्पिटल्स में जो सूरत हाल है, मुख्तलिफ हस्पतालों में जो जिस किस्म की ट्रीटमेंट की जाती है उसको बेहतर करना चाहिए। और जो तीसरी चीज़ है वो आती है लॉ एंड ऑर्डर की, जिसको मैं कुछ लोग ये भी कहेंगे कि ये नंबर 1 पे आनी चाहिए, लेकिन आई बिलीव के जब ये पहली 2 चीज़ें आपकी ठीक हो जाएँ तो आपकी तीसरी की शायद ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि जब आपके पास तालीम होगी, आपको अच्छे और बुरे की तमीज़ होगी, तो आपके पास लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने के ज़्यादा मौके होंगे। जब एक इंसान जिसके पास रोज़गार हो, तालीम हो, उसको क्या ज़रूरत है कि वो अपनी इंटेंशन को नेगेटिव करे और सोसाइटी के लिए कुछ ऐसा काम ना करे जो कि कंस्ट्रक्टिव ना हो। तो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच जो है वो बुनियादी तौर पे बहुत ज़रूरी है। आपका जो सोचने का जाविया जो है, इसमें मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है कि एक सोच के हवाले से कि मीडिया आपको किस किस्म के डायरेक्शन जो है वो देता है। तो मीडिया को थोड़ा ख्याल रखना चाहिए इस चीज़ का कि जो कुछ भी लाइक प्रेजेंट किया जाता है TV पे, वो बहुत सारे दिमागों पर असर करता है। तो अब चूँकि फॉलोइंग बहुत सारी होती है बॉलीवुड की भी और मूवीज़ की भी, और उसमें अगर कोई बच्चा जो है अगर वो जिस तरीके से अगर हीरो को देखेगा, पोर्ट्रेट करेगा उसकी पर्सनालिटी को, मतलब कहने की बात ये है कि आपको अपने विद इन सोसाइटी, विद इन योर कल्चर, आपको उनको ये दिखाना चाहिए कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। और जो मिसिंग है मेरे ख्याल में अभी हमारे यहाँ इतनी कह लें कि समझ नहीं आई है, या इतना परवान अभी चढ़ा नहीं है, उस स्टैंडर्ड पे हम आए नहीं हैं कि हम इस मीडिया को इस्तेमाल करते हुए कोई अच्छा मैसेज डिलीवर कर पाएं। एग्जैक्टली। और अब तो चूँकि सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल जो इस तरह से हो सकता है कि अगर हम चाहें, जिसमें बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज ऐसी शामिल होनी चाहिए जो इन चीज़ों को रिफ्रेश करें और मोटिवेट करें लोगों को इनफैक्ट। तो ये 3 चीज़ें जो आई बिलीव कि जिसमें तालीम, सेहत और ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है ये ठीक हो जाए तो बेहतर हो सकती है। और आगाज़ जैसे राजा साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की ईदी साहब के हवाले से भी, और ये इस प्रोग्राम की हमेशा से थीम भी रहती है मेरी, पे बातचीत भी होती है कि आगाज़ करने वाला इंसान अकेला खुद होता है। एक इंडिविजुअल होता है जो अपनी ज़िंदगी के अंदर थोड़ी सी तब्दीली लाता है, अपनी एक सोच बनाता है, मिशन बनाता है, ऑब्जेक्टिव बनाता है, उसकी तरफ एक एक कदम आगे बढ़ता चला जाता है, और आखिरकार को कभी वो ईदी बनता है, कभी मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से हम उसे याद करते हैं। कोई भी पूरी दुनिया के अंदर इंसान कामयाब उस वक्त तक नहीं होता है कि जब तक अपने सामने एक मिशन, ऑब्जेक्टिव, गोल बना के उसको हासिल करने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी ना लगाता चले जाए। सब गोल्स पे बात हो रही है, ऑब्जेक्टिव्स पे बात हो रही है, आगे क्या हो रहा है? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान या प्राइम मिनिस्टर ऑफ बरतानिया, किस तरफ जाने का इरादा है आपका? नहीं, मैंने इतना लंबा सोचा नहीं है। सोचा ही नहीं है, सोचे आपको बना देंगे हम, कोई नहीं, नारे हम लगाएंगे पीछे। गोल्स जो है वो बहुत सारे होते हैं और गोल्स होने भी चाहिए इंसान की ज़िंदगी में, क्योंकि इंसान जो है वो तो सिर्फ प्लानिंग कर सकता है। आप गोल्स बनाते हैं, बाकी अल्लाह ताला की ज़ात जो है, अगर आप मेहनत करते हैं तो उसका फल जो है वो अल्लाह की ज़ात आपको ज़रूर देती है। तो वो बहुत सारे हैं प्लान्स माइंड में, बहुत सारे हैं। और आई थिंक एक चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए कि जो कुछ भी हम करें, हमारी रूट्स जो हैं वो हमेशा सेम रहेंगी कि हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। चाहे आप कहीं पे भी चले जाएं,
किसी भी दूसरे मुल्क की शहरियत भी आप ले लें, आपकी रूट जो है वो कभी तब्दील नहीं हो सकती। तो कुछ भी करें उसमें ये ज़रूर याद रखें कि जो आपकी कंट्रीब्यूशन है हमारे वो पाकिस्तान के लिए भी होनी चाहिए। और ये जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम का जिस पे मैं काम कर रहा हूँ ये इसीलिए किया है कि कंट्रीब्यूशन जो है वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, जैसा कि ईदी साहब ने भी किया है, अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में मुल्क के लिए बहुत सारा डिलीवर किया है। तो ये जो एक जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम का भी एक मेरा इरादा है फ्यूचर में, तो ये भी एक इसी तरह की किताब लिख रहे हैं इस वक्त फिलहाल? नहीं, इस पे मैंने रिपोर्ट्स तैयार की हैं, रिसर्च मेरी बिल्कुल रेडी है इस पे, और मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ जो हैं उनके साथ मैं राब्ते में हूँ। मेरा छोटा भाई राजा जवाद जो है, ही इज़ वर्किंग इन वन ऑफ द मल्टीनेशनल, और वो तालीम के लिए वहाँ पे बहुत काम कर रहा है जी। पाकिस्तान PESG के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान एजुकेशन स्पेशलिस्ट ग्रुप के नाम से, और लाइक ही इज़ ऑल्सो हेल्पिंग मी इन इट के मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ के साथ मैं राब्ते में हूँ, और इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट, लेट्स होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह। साहब इतना कुछ करते हैं, कभी ब्रेक भी लगाते हैं रिलैक्स करने को? कुछ म्यूज़िक सुनते हैं, कुछ ट्रैवलिंग करते हैं, रिलैक्सेशन को क्या करते हैं? आप तो माशाल्लाह से हर चीज़ के अंदर इस वक्त बिज़ी रहते हैं, तो वक्त अपने लिए कैसे निकालते हैं? नहीं, अपने लिए यकीनन टाइम और होना भी चाहिए, क्योंकि वजह ये है कि बीइंग एज ए फैमिली मैन बहुत ज़रूरी होता है। और लेकिन ये है कि मेरी जो शरीके हयात हैं, मेरी मिसेज़ जो हैं वो बहुत सपोर्टिव है मेरे लिए इस सिलसिले में, उनको पता होता है। इन्होंने मेरे ख्याल में देख रही होंगी भाभी, मेरे ख्याल में इसीलिए उन्होंने कहा होगा तारीफ़ करना ना भूलूं, बाद में जाके कहेंगे मुझे तो नाम ही नहीं लिया, अपनी बात किए जा रहे थे, इसलिए करने तारीफ़ कोई नहीं मसला। एक फैक्ट है, जैसे कहते कहा जाता है ना, हर कामयाब मर्द के पीछे एक और कामयाब औरत का, और कोई अच्छे मुहावरे ढूंढने कोई मसला नहीं है। नहीं, वो मैं टीवी पे नहीं कहूँगा जी। इसके अलावा मेरी बेटी जो है 2.5 साल की, हफ्सा, वो बहुत अटैच है मेरे साथ, तो उसके साथ टाइम गुजारता हूँ, उसको लेके जाता हूँ बाहर, और बहुत अच्छा लगता है इस तरह से फैमिली के साथ टाइम गुजारना। तो वो आपको एक एनर्जी मिलती है। एग्जैक्टली, ये जो 2 दिन होते हैं छुट्टी के, वो एग्जैक्टली एनर्जी मुझे घर से फिर मिलती है। ज़बरदस्त। तो ये डॉक्टर साहब, अब इतनी हमारी बातचीत हुई है, कुछ प्लान्स के बारे में बातचीत हुई है, कुछ आने वाली चीज़ों के बारे में बात हुई है, विकीलीक्स के हवाले से भी आप काम कर रहे हैं, जुवेनाइल सिस्टम के भी काम कर रहे हैं, सियासत में भी आप काम कर रहे हैं। किस तरफ आप देखते हैं कि आइंदा 10 साल के अंदर राजा ज़ीशान को हम कहाँ देखेंगे? आपको हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ढूंढूं मैं आके, या MP होंगे? नहीं, इसके लिए 10 साल के बाद मैं आपसे रब्ता करूँगा कि मुझे ज़रा यहाँ पे प्रोग्राम में दोबारा दोबारा करेंगे। 10 साल बाद दोबारा बात होगी। एग्जैक्टली। हमें प्रेजेंटर चाहिए, वैसे आपको एक प्रेजेंटर तो बना देते हैं, क्या ख्याल है? वेल, इस पे जैसे अभी बात हो रही थी बिलाल साहब से भी, कि एग्जैक्टली बाद में इस पे बात करेंगे हवाले से भी। लेकिन साहब, ये एक चीज़ अगर मैं कुछ और लोगों के हवाले से बातचीत करूँ, आप अपनी ज़िंदगी को अगर आप पीछे मुड़ के देखें, अपनी अचीवमेंट्स को देखें, किताबों को देखें, काम को देखें, जो नई आने वाली नस्ल है, कुछ बच्चे हैं 8 साल के, 10 साल के, 16 साल के, 17 साल के, क्या चीज़ ऐसी कर सकते हैं कि वो आगे बढ़ते चले जाएँ, ऐसे जैसे आपके अचीवमेंट्स हैं, एक दिन वो भी ऐसा कुछ हासिल करें? आई थिंक मोटिवेशन जो है उसका बहुत किरदार होता है, फिर आपके जो घर का माहौल है उसका बहुत किरदार है, बहुत सारी चीज़ें जो अटैच होती हैं आपके साथ कराम जो हैं, फिर हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी होती है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और उसमें अगर आपको आगे इनकरेज ना किया जाए, आप आगे नहीं जाएंगे। तो ये अभी एक ऐसी चीज़ है, और हर शोबे में ऐसा होना चाहिए। कोई भी चीज़ हो, कोई भी आप काम कर रहे हो, ख़ासतौर पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के हवाले से मैं ये कहूँगा कि अक्सर वालिदैन जो हैं वो ये करते हैं कि बच्चों को कहते हैं कि स्टडीज़ पे पहले कंसंट्रेट करो, पढ़ाई और बाकी जो चीज़ें हैं वो बाद में। सो आई बिलीव कि एक्स्ट्रा करिकुलर का रोल स्टडीज़ के साथ अटैच है। अगर आप एक कोई भी शोबा ले लें और उसमें अगर आप में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इतना आप एक्टिव ना हो, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होता है बाद में अपने आप को एडजस्ट करना। ये मेरी एक अपनी पर्सनल ओपिनियन है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपनी एजुकेशन में सिर्फ रहे हैं और बहुत आगे हैं माशाल्लाह। लेकिन ये है कि आई बिलीव कि मोटिवेशन का किरदार जो है वो बहुत ज़रूरी है, और जो हौसला अफजाई है हर काम के लिए वो होनी चाहिए। दूसरों की तरफ से भी अपने आप को भी एग्जैक्टली नहीं, मोटिवेट तो इसीलिए आप अपने आप को करते हैं ना। आपको जब आपको पता होता है कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो किसी के लिए हार्मफुल नहीं है, आप अपने जिसको कहते हैं काम से काम रखना, कॉन्सेंट्रेट आप अपने ऊपर करते हैं, अपनी चीज़ों पर करते हैं कि आप को किस तरह से इम्प्रूव करना है। कि अगर आप एक दिन कुछ कर रहे हैं तो अगले दिन अगर आपने कोई मिस्टेक पहले दिन की थी, अब आप वो रिपीट नहीं करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आप लर्न करते रहते हैं। लर्निंग का एक प्रोसेस जो है वो हमेशा चलता रहता है। जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि इंसान माँ की गोद से और कब्र तक मुसलसल सीखता रहे, इल्म हासिल करता रहे, बढ़ता चला जाए, सवाल का हम जवाब देते चले जाते हैं, आपके भी इल्म में इजाफा करते चले जाते हैं। जिसको ना पता हो उसको भी पता चल जाए कि ये जो हमने सवाल पूछा था, राजा साहब की तरफ में देखे बगैर जवाब देते हुए चले। मस्जिद तूबा कराची के अंदर है, कि जो एशिया और पूरी दुनिया के अंदर भी अक्सर इसको कहा जाता है कि बगैर किसी सुतून के जो गुंबद बने हुए हैं, तकरीबन 236 फीट का इसका ये गुंबद है, जिसका कुतुर पूरा डायमीटर जो है वो 236 फीट का है, 76 मीटर के करीब का।
बगैर किसी सतून के छोटी सी दीवार के सहारे के ऊपर ये जो बड़ा सारा गुंबद बना हुआ है, कराची की डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के इलाके के अंदर 1969 के अंदर इसकी कंस्ट्रक्शन हुई। तकरीबन 3 साल के तकरीब का अरसा इसके अंदर लगा था। और दुनिया की 18वीं बड़ी मस्जिद जो इसको शुमार किया जाता है, ये मस्जिद तूबा कराची के अंदर वाक़ है, कि जिसमें एक वक्त जो इसका सेंट्रल हॉल है, एक वक्त के अंदर 5000 के करीब अफराद जो है यहाँ पे अल्लाह के सामने सर्वसुजूद हो सकते हैं, नमाज़ को अदा कर सकते हैं। तो हमारा जो ये सवाल था, जिसने बूझा उस सबके लिए तालियां, जिन्होंने ना बूझा उनको अब पता चल गया होगा कि कराची के अंदर मस्जिद तूबा ऐसी वाक़ है कि अगर आपने ना देखी है आज तक तो ज़रूर जाके देखिए। इसके एक किनारे पे खड़े होकर अगर आप जो है कुछ भी पढ़ेंगे तो इसके गुंबद में ऐसे उन्होंने आर्किटेक्चर बनाया हुआ है कि दूसरी तरफ मुकम्मल तौर पर आवाज़ जाती है। तो बड़ा एक एक्सपीरियंस होता है कि जब आप इस मस्जिद के अंदर पहली मरतबा कदम रखते हैं। 76 फुट का 76 मीटर का एक कतूर का डायमीटर का पूरा गुंबद आपको नज़र आता है। बड़ी खूबसूरत ये मस्जिद है, कराची की मस्जिद तूबा। जो भी देखना चाहे उसको ज़रूर जाके देखें। कराची जाना हुआ है वैसे साहब? नहीं, अब तक नहीं, बड़ा वो लव टू गो इंशाल्लाह। समंदर जाएंगे अब तो? exactly, लाहौर में समंदर है? नहीं, लाहौर में नहीं, दरिया रावी है। दरिया रावी था वो तो सुना है। अच्छा नहीं, अभी भी हम कह देते हैं रावी कहता है कि रावी था, ऐसा कुछ हो गया जी। उतार चढ़ा हुआ है पानी का, चलता उतार चढ़ा हुआ है पानी का। लाहौर की क्या चीज़ पसंद है आपको वैसे? लाहौरी खाने बहुत मजे के हैं। लाहौरी सबको कैसे पसंद होते हैं? आप वहाँ के सिरी बाई टेस्ट करें। लाहौर हुआ आपका इत्तेफाक हुआ? मैं जा रहा हूँ जुमे को सुबह में लाहौर में हूँ। अच्छा माशाल्लाह। तो बस आप जो है सबसे पहले, अब मैं वो नाम नहीं लेना चाहता उस जगह का, वो मैं आपको ऑफर बताऊंगा। नहीं ऑफर बताऊंगा, ऑफर पता चलेगा। भज्जे के पाए कोई ना खाए, बता। हियर वी गो, आपने कह दिया। बादशाही मस्जिद के आसपास ही है। एग्जैक्टली जितना खाना चाहें, आस पास ही खाना चाहें। एग्जैक्टली अच्छी बात है। तो खाने बड़े पसंद होते हैं लाहौरियों को? आपको भी यहाँ कुकिंग करते हैं या सिर्फ खाते हैं? नहीं, इधर कुकिंग ऐसा जितनी ज़्यादा नहीं की है। ये क्या बात है? ये जो लाहौरी खाते इतने, कुकिंग क्यों नहीं करते? क्योंकि ये खाने का ज़्यादा मज़ा आता है, बनाने का शायद इतना मज़ा नहीं आता। टाइमिंग का एक, जो मैं स्टूडेंट लाइफ में टाइमिंग का एक बहुत प्रॉब्लम होता है, जिसमें मुश्किल हो जाता है अक्सर आपके लिए। कुछ थोड़ी बहुत 1-2 चीज़ें आई थी और वो भी शायद बाद में भूल गई। अंडे जो एग्जैक्टली जो स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा अहम चीज़ और आसान काम होता है वो यही होती है, अंडे उबालने। बट ये है कि ये बाकी भी चीज़ें चलती हैं। महदूद वक्त रह गया जी। पैगाम आपको हमारे नाज़रीन को अगर देना चाहें तो क्या पैगाम हो? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अर्नेस्ट हेमिंगवे ने अपने नावल द ओल्ड मैन एंड द सी में क्या खूबसूरत बात की है कि ए मैन मस्ट डू व्हाट ए मैन कैन डू। अल्लाह ताला ने हम सब को बहुत सारी खूबसूरत सलाहियतों से नवाजा है। खुदादा सलाहियतें हम सब में मौजूद हैं। अपनी सलाहियतों को पहचानिए और जो कुछ भी करें मुकम्मल मोटिवेशन के साथ करें, मुकम्मल पैशन के साथ करें, और इंशाल्लाह कामयाबी जो है वो आपका मुकद्दर ज़रूर बनेगी। बेहतरीन। राजा ज़ीशान साहब, थैंक यू वेरी मच। शो में आने का बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारी बातें करने को मिला। मेरी ख्वाहिश है कि 10 साल के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो तो हम आपसे कई और अचीवमेंट्स के ऊपर तस्करा करें। बहुत शुक्रिया राजा साहब प्रोग्राम में आने का। नाजरीन जिन ने प्रोग्राम देखा, जिन सब ने देखा उनका भी बहुत शुक्रिया। जिन्होंने नहीं देखा वो देख लें, कोई मसला नहीं, यूट्यूब के ऊपर आ जाएगा, बाद में आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन हमारे प्रोग्राम का एक मतलब फिर वक्त ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल आखिरी मेरे कान के अंदर उल्टी गिनती शुरू होने वाली है और आखिर में एक मतलब फिर मैं यही कहूँगा कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जाइए, आगे से आगे बढ़िए और इससे फ़ायदा उठाइए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।